हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सब? एक बार बता दो, वॉइस और पीडीएफ सब कुछ क्लियर है? एक बार मैं हेलो, चेक कर लेता हूँ। नमस्ते सभी को, हाँ कैसे ठीक हो? है, आवाज़ तो क्लियर है। आज हम काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये आता है। आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको आज के थंबनेल में भी दिख रहा है, हम भारतीय काव्य शास्त्र को इस समय कवर कर रहे हैं। नमस्ते लिपि, कैसे हो तुम? और भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम काव्य हेतु काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने काव्य लक्षण और शब्द शक्ति पढ़ा था अच्छे से। और ये 4 टॉपिक CUET PG के अंतर्गत लगे हुए हैं: शब्द शक्ति, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। तो CUET PG के अकॉर्डिंग ये आज हम उसके सिलेबस को कवर करेंगे। बाकी इसके बाद हम पूरे भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे, फिर अगले यूनिट की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो बस 39 हो रहा है, 2 से 3 मिनट में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार बताओ लिपि, सब कुछ आवाज़ वगैरह सब कुछ जा रही है अच्छे से? बाकी और भी दोस्तों को अपने शेयर करके बुला सकते हो तुम। हेलो प्रीति, कैसे हो? कैसे हो सब तुम लोग? टेस्ट तुम लोगों का कैसा चल रहा है? एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? तुम लोग बताते रहो, तब तक मैं बता दूं कि अभी हम इस समय UGC नेट के अंतर्गत लगे हुए जो यूनिट 8 के अंतर्गत जितने भी नाटक हैं उन सभी नाटक को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। और इस टाइम टेबल के हिसाब से हम पूरे नाटक को पढ़ेंगे। जितने भी नाटक लगे हुए हैं, 14 नाटक पूरे संकलित हैं यूनिट 8 के अंतर्गत। हमने भारत दुर्दशा पढ़ लिया। भारत दुर्दशा के बाद हमने अंधेर नगरी पढ़ लिया। अंधेर नगरी के बाद हमने चंद्रगुप्त भी पढ़ लिया। अगली क्लास में हम स्कंदगुप्त पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त नाटक पढ़ेंगे। ये दोनों नाटक जयशंकर प्रसाद का है, इसके पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कैलेंडर का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और 4 बजे हम इसकी क्लास के लिए हम लाइव आते हैं, तो इस डेट पर हम मिलेंगे। तो आप ध्यान से नोट करिए और समय पर पहुंचिए। इसके साथ ही पैरेलल हम यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 3 पर हम बात कर ही रहे हैं। आपको दिख रहा है हम इस समय भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में भी हम भारतीय काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे, जैसे काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। तो हम 1 मिनट में अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। हम अपनी क्लास की स्लाइड की तरफ हम मूव कर चुके हैं। हम काव्य हेतु सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एक बार सभी बताओ कि अब हम क्लास स्टार्ट करें क्या? जल्दी से अपने अपने दोस्तों, बाकी और लोगों को एक बार शेयर कर दो। फॉन्ट छोटा तो नहीं दिख रहा है? बताओ एक बार, फॉन्ट छोटा तो नहीं दिख रहा है स्लाइड की? स्लाइड का फॉन्ट क्लियर है? एक बार छोटा दिख रहा हो तो बता दो। लिपि बता दो जल्दी, छोटा हो तो मैं थोड़ा और जूम कर दूं। ठीक है, थैंक यू। हम आज काव्य हेतु पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले काव्य हेतु होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। हेतु का मतलब होता है तात्पर्य। हेतु का तात्पर्य होता है कारण। प्रणाम शबनम, कैसे हो? कारण होता है हेतु का मतलब। और जैसे काव्य के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? काव्य उत्पत्ति यानी कविता की उत्पत्ति के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ठीक है, हमें उसी को पढ़ना है, उन कारणों को पढ़ना है। जैसे क्लास में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे क्लास में हैं और एक ही चीज़ को क्लास में पढ़ाया जा रहा है। उसमें से किसी बच्चे को याद हो जाता है तुरंत पढ़ाते समय ही,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होता, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो याद नहीं करते लेकिन समझ पाते हैं। तो ऐसी क्या उनके अंदर खूबियां हैं, ऐसी क्या उनके अंदर, ऐसे कौन कौन से रीजंस काम करते हैं जिसकी वजह से किसी बच्चे को याद हो जा रहा है, किसी को नहीं याद हो रहा है, और किसी को कोई बच्चा केवल समझ ले रहा है। जैसे इस तरीके भी समझो, एक लड़का नोट्स प्रॉपर बनाता है फिर भी उसे याद नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। एक लड़का नोट्स बना रहा है और समझ रहा है, एक लड़का नोट्स नहीं बना रहा है फिर भी वो समझ पा रहा है। तो ऐसा समझो, नोट्स ना बनाते हुए भी समझने वाले लड़के के अंदर ऐसा क्या है, किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से अब वो लड़का समझ पा रहा है बिना नोट्स बनाए। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो लड़का नोट्स भी बनाए, अच्छे से क्लास भी अटेंड कर रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से वो लड़का जो नोट्स बना रहा है, मस्त बनाते हुए पढ़ रहा है और तैयारी कर रहा है अपना। प्रणाम रुचि। तो हमें यही सब देखना है। इसी तरह से हमें एक कविता में पालन करना है कि ये तुरंत जाकर के यहाँ पर समझना है कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कविता की उत्पत्ति होती है। कविता लिखने वाले के अंदर ऐसी कौन कौन से कारण होते हैं, ऐसे कौन कौन सी प्रतिभा होती है जिसकी वजह से वो कविता लिख पाते हैं। तो इसमें 3 शब्द आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। पहले ही मैं बता देता हूं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, ठीक है, और एक है अभ्यास। ये इन्हीं तीनों शब्दों, प्रतिभा नहीं भी है तो व्युत्पत्ति से भी आप उत्पन्न कर सकते हो उस चीज को। सब कुछ भी नहीं है तो आप निरंतर अभ्यास करके किसी चीज को सीख सकते हो, समझ सकते हो, और इस तरीके से काम चल सकता है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं, इसको बारी बारी से समझते हैं। काव्य हेतु का तात्पर्य कारण से होता है, आप यहां से समझो। काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सृजन के लिए कौन कौन सी तत्व होनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से उनके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए जिसकी वजह से वो कविता लिखता है या फिर वो लिख सकता है। सभी लोग तो लिख नहीं सकते, और क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उनके अंदर इन तीनों का अभाव होता है। प्रतिभा का अभाव होता है, व्युत्पत्ति का अभाव होता है, और अभ्यास का भी अभाव होता है। ठीक है, काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में समझना चाहिए, कि काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में भी समझना चाहिए। अब काव्य हेतु के संदर्भ में कुछ आलोचकों ने अपने अपने संदर्भ में अपनी अलग अलग बातें कही हैं, हम उसे भी देखते हैं। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। यानी काव्य हेतु का अभिप्राय यानी कारण यानी तात्पर्य वह होता है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होता है। यानी कवि यानी रचनाकार जब कोई रचना लिखता है तो उसमें जिन जिन जो जो चीज सहायक होता है, जो जो कारण सहायक होते हैं, वही क्या होता है? काव्य हेतु होता है। तो ऐसा बाबू गुलाब राय कहते हैं। तो ये आप परिभाषा याद कर सकते हो और ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, संस्कृत काव्यशास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना गया। एक प्रतिभा, जिसे शक्ति कहा गया है, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिसकी हमने इसके पहले बात की है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक बार जल्दी से बता दो, रुचि, शबनम, प्रीति और लिपि, एक बार यहां तक बता दो कि यहां तक समझ में आया। नहीं आया समझ में? ठीक है, पढ़ा है, बढ़िया। और कोई जो नहीं पढ़ा है उसे नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ऐसे बता दिया करो। आगे हम ये देखते हैं कि कौन कौन से भारतीय काव्यशास्त्री किन किन तत्वों को वो प्रमुख मानते हैं। जैसे ये काव्यशास्त्री हैं, इस तरह आप छोटा सा मैं लिख दे रहा हूं, और इधर जो है कारण है। ठीक है, तो जो भामा जो है वो प्रतिभा को ऐसा तत्व है, एक ऐसा गुण है जो किसी काव्य रचनाकार के अंतर्गत होता है और जिसकी वजह से वो कविता कर पाता है।
वहीं पर दंडी कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, इन तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। रुद्र और कुंतक कहते हैं कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों होना चाहिए मोटी मोटा। ठीक है। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन तीनों के संयोग से ही कब रचनाकार रचना करता है। ठीक है। वामन कहते हैं कि लोक व्यवहार, विद्या, प्रकीर्ण। लोक व्यवहार से आप प्रतिभा ही समझ सकते हैं, और विद्या, प्रकीर्ण, इस तरह से वो बात करते हैं। एक एक शब्द को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, एक एक शब्द आप नोट करिए, याद करिए, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो 4 पॉइंट हैं आपके, 4 शब्दों में आपका पूरा सिलेबस विभाजन किया गया है। पूरा काव्य हेतु, काव्य लक्षण, प्रयोजन, ठीक है, और एक है शब्द शक्ति। बहुत ध्यान से याद रखिए इतना सब कुछ अच्छे से, और यहाँ से आपको 5 से बहुत ऐसा चीज है इसमें जो याद नहीं हो सकता, आप समझ नहीं सकते। आगे हम देखते हैं जयदेव हैं। जयदेव ने मूल, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और सहायक जो होता है, मूल कहते हैं ये प्रतिभा होता है, यानी प्रतिभा तो मूल है, होना ही चाहिए, और व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके सहायक होते हैं। मम्मट कहते हैं कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास, इन तीनों की आवश्यकता होती है, और ये तीनों होते हैं। हेमचंद कहते हैं केवल प्रतिभा। हेमचंद ने केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु का अंग माना है। जगन्नाथ भी केवल प्रतिभा को मानते हैं। ठीक है। अगले पेज की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं, यहां तक सबको समझ में आ गया है, बता दो। आगे हम देखते हैं कि प्रतिभा के संदर्भ में लोग अपनी अपनी अपना अपना श्लोक देते हैं, प्रतिभा के संदर्भ में अपनी अपनी बातें रखते हैं, उसे हम बारी बारी से देखते हैं। भट्टतौत कहते हैं कि प्रज्ञा नव नवीन में शालिनी प्रतिभा मता, यानी प्रज्ञा यानी प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना प्रकट करने वाली एक प्रतिभा होती है, ऐसा भट्टतौत कहते हैं। ये श्लोक आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। कुंतक कहते हैं कि प्राक्त नाद यतन संस्कार परिपाक प्रौणा प्रतिभा कचदेव कवि शक्ति, यानी ये सब मिल करके कवि की शक्ति को कहीं ना कहीं से निखारने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आगे मम्मट कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः, शक्ति जो होता है कवित्व के बीज रूप को संस्कारित करता है, संस्कारित करने के बाद उसे विशेष बनाता है। ठीक है। मम्मट कहते हैं कि सा प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दों परिस्थिति। ठीक है, यहां तक समझ आया। ये सब श्लोक है, इसे आपको समझने की आवश्यकता से बेहतर है कि आप इसे याद कर लो। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं इसे। भट्टतौत कहते हैं कि प्रज्ञा नव नवीन में शालिनी प्रतिभा मता। अनुभव गुप्त कहते हैं कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। कुंतक कहते हैं कि प्राक्त नाद यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा कचदेव कवि शक्ति। मम्मट कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः। जगन्नाथ कहते हैं सा प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दों परिस्थिति। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है। आप ध्यान में रखिए, रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में उद्घाटित किया है। उसके बाद विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के अपने अपने अनुसार भेद किए हुए हैं, हम उन सभी भेदों को देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नहीं समझ में आया, मैं मान लूं। रुचि बताओ अगर हो तुम तो। लिपि,
सब सो जाते हैं, सब इतनी ठंडी पड़ रही है, क्या करें बेचारे बच्चे। समझ आ गया? ठंडी नहीं पड़ रही है। ठंडी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? CUET PG वालों के साथ दिक्कत ये है, बेचारे ये सब सोच रहे हैं कि होली का क्या होगा हम लोगों के। CUET UG की क्लास तो शायद नहीं चलेगी, क्योंकि CUET UG की क्लास के लिए अब इस बार तो नहीं चल पाएगी रुचि, ठीक है, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है और अभी उस तरीके से अपने पास भी समय नहीं है कि पूरे CUET UG की क्लास को कवर किया जाए। और ऐसे फालतू में कुछ भी बकवास करना फिर वो सही नहीं है, जब तक अपने पास पूरा प्रॉपर कंटेंट ना हो। ठीक है, गर्मी है? नहीं नहीं, गर्मी तो नहीं है, गर्मी रहता तुम लोग बोलते तुरंत। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के अपने अपने तरीके से उसका भेद किया है। तो रुद्रट प्रतिभा के दो भेद मानते हैं, एक सहजा और एक उत्पाद्या। और वो कहते हैं कि सहजा पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा है, यानी पुराने जन्म के संस्कार से। जैसे आप देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जन्म से प्राप्त होता है, सबके अंदर कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं जो क्या होता है कि वो जन्म से ही लेकर के आता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जन्म के बाद वो अर्जित करता है, अपने समाज से सीखता है, घर पर सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। बच्चा वो जैसे जैसे बड़ा होता है कुछ ना कुछ अपने समाज, घर से, अपने समाज से, अपने विद्यालय से, अपने कॉलेज से वो सीख करके अर्जित करता है। तो अर्जित किए हुए प्रतिभा को वो कह रहे हैं उत्पाद्य, यानी उत्पाद्य करता है वो, ठीक है। और जो जन्म से है, जन्म से बच्चा जब पेट में होता है तो उस निश्चित तौर पर उस समय उसके माँ का संस्कार, उसके परिवार का संस्कार, उसके समाज का संस्कार उसके बच्चे के साथ इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। आप देखेंगे कि ऐसी अवस्था में जो गर्भावस्था में महिलाएं होती हैं उनके साथ व्यवहार किस तरीके से करने के लिए कहा जाता है। सभ्य परिवारों में उनको गीतों के माध्यम से बताए, अलग अलग तरीके के गीत सुनाए जाते हैं। आपने देखा होगा, महाभारत देखिए या फिर ऐसे बहुत से, रामायण में ही देखिए, जब सीता का वनवास हो गया है और उस समय वो वन में किस तरीके की लोरियां गा रही हैं, किस तरीके के गीत गा रही हैं, अपने आसपास कैसे लोगों को रखना चाह रही हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए। और निश्चित तौर पर इनडायरेक्टली उसके संस्कार, उसके समाज ही उसके साथ निकल करके आते हैं और वो पहले या बाद में कभी ना कभी वो दिखाई देते ही हैं, ठीक है। उसके बाद देखो राजशेखर हुए। राजशेखर ने कार्यत्री और भावित्री नामक प्रतिभा के दो भेद किए, एक कार्यत्री और दूसरा भावयित्री, ठीक है। कार्यत्री का संबंध कवि से तथा भावित्री का संबंध पाठक से होता है, ठीक है। कार्यत्री यानी जो रचनाकार है, ऐसी प्रतिभा जो रचनाकार के अंतर्गत होती है, रचनाकार के अंदर होती है, उसे कार्यत्री प्रतिभा कहते हैं। और ऐसी प्रतिभा जो भावक, जो उसे ग्रहण कर रहा है, जैसे मूवी आप देखते हो तो आप मूवी देखने के बाद जो समझ रहे हो, आप क्या हुए, आपके अंदर भावित्री प्रतिभा से आप उस चीज को समझ पा रहे हो। लेकिन मूवी को बनाने वाला, उसको डायरेक्ट करने वाला, वो क्या है, उसके अंदर कार्यत्री प्रतिभा है, ठीक है। नमस्ते रेनू। उसके अंदर क्या है, मूवी बनाने वाले के अंदर क्या है, कार्यत्री प्रतिभा है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। किसी चीज को अपने आसपास की चीजों से देखो। और सभी लोगों के अंदर जो भावित्री प्रतिभा होती है वो अलग अलग होती है। एक ही सीरियल को देखो, एक सीरियल को घर के अंदर बैठ करके उसकी लड़की भी देख रही है, उसकी मम्मी भी देख रही है, उसकी दादी भी देख रही हैं। तीनों जब देख रही हैं एक ही सीरियल को तो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से देख रही हैं।
उन तीनों के सोचने की क्षमता अलग है, उन तीनों के समझने की क्षमता अलग है, क्योंकि उसके पीछे उनका संस्कार, उनका अनुभव, उनकी उम्र कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी उम्र का प्रभाव है। तो भावित्री प्रतिभा भी अलग अलग होती है। हाँ, प्रणाम रेनू, मैंने बोल दिया। आपको कुछ दिक्कत है तो आप बता सकती हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो क्लास की लास्ट में हमसे बात कर सकता है। अभी बीच में अगर आप कुछ पूछोगे, कुछ कहना चाहोगे, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ऐसा होगा कि बीच में ही पूरी बात चलती रहेगी और मैं तो बात करने ही लगूंगा। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूं। हेमचंद ने भी प्रतिभा के दो भेद माने, एक सहजा और एक औषधि की। यह रुद्र द्वारा किए गए भेद का ही रूप है, यानी सहजा और उत्पाद्य जिस तरीके से है, सहजा जन्म से संबंधित है तो औषधि की जन्म, श्रम आदि से, यानी जन्म के बाद से। हाँ ठीक है रेणु। उसके बाद व्युत्पत्ति को हम देखते हैं। हमने प्रतिभा को देख लिया, व्युत्पत्ति के संदर्भ में लोगों का क्या कहना है हम उसे देखते हैं। व्युत्पत्ति में विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। तुम लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी बुरी आदत ये है ना, तुम लोग शेयर नहीं करते हो क्लास को, आते हो और बस बैठ जाते हो कंबल में। एक बार जल्दी शेयर करके आओ, तुम लोग क्लास को अपने अपने लोगों के पास शेयर करके आओ। बीच में इतने लोग जुड़े, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं, क्या करोगे तुम लोग यार? तो हम एक बार देखते हैं व्युत्पत्ति को। व्युत्पत्ति में विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार में प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, अब व्युत्पत्ति देखो, व्युत्पत्ति का संबंध जो अभी हमने रुद्रट को देखा, इसके पहले देखा कि उत्पाद्य से देखा था ना, तो उत्पाद्य और व्युत्पत्ति निश्चित तौर पर उनका आपस में संबंध है। उत्पाद्य जो प्रतिभा होती है, इसी से इसका अर्थ बहुज्ञता भी लिया जाता है। राजशेखर के अनुसार, हाँ कहने पर तो करोगे ही, तब समझ में आता है जब बिना कहे ही करो। खैर पढ़ो अभी, ठीक है, अभी रहने दो, मत शेयर करो, अभी पढ़ लो अच्छे से, लास्ट में देखते हैं, जिसको आना होगा वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही मैं बोलता रहता हूं। राजशेखर के अनुसार उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति होता है, ऐसा राजशेखर कहते हैं। ठीक है, राजशेखर क्या कहते हैं कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है, उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। ठीक है, अभ्यास के संदर्भ में हम देखते हैं। अभ्यास के संदर्भ में राजशेखर का एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। राजशेखर इसके बारे में कहते हैं कि इससे स्पष्ट परिभाषित होता है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। ठीक है, आचार्य मंगल इसे काव्य का मूल हेतु मानते हैं। आचार्य मंगल जो हैं वो काव्य का मूल हेतु अभ्यास को मानते हैं। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखो। ठीक, यहां पर हमने काव्य हेतु को समझ लिया, पढ़ लिया, अब हम काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे। यहां तक बताओ सबको समझ में आ गया? इससे आपके नाम को ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? काव्य हेतु पूरा समझ में आ गया? सब लोग जल्दी जल्दी बता दो हमको। यहां तक आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात। ऐसे क्लियर बोलना चाहिए ना कि यहां तक समझ में आ गया, यानी इसके पहले तक आपने जो भी पढ़ाया था वो सब कुछ समझ में आ गया। देखो कितने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे इस तरीके का रिप्लाई देते हैं, ऐसा कमेंट वो करना चाहते हैं ना कि इसके बाद ये कुछ बोल ना पाए। यहीं इसको रोक दो, यहीं पर इसको आप रोक दो, इसके बाद ये कुछ पूछने लायक ही ना बचे। मतलब इसके बाद मैं क्या पूछूंगा? डायरेक्टली बोल रही है यहां तक समझ में आ गया। ऐसा नहीं बोला इसने कि काव्य हेतु समझ में आ गया। हो सकता है ये ऐसा बोलती कि काव्य हेतु समझ में आ गया, मैं पूछ लेता कि शब्द शक्ति समझ में आया था, लेकिन नहीं, यहां तक यानी अब तक की क्लास में जो भी आपने पढ़ाया है आज तक की क्लास में सब कुछ इसको समझ में आ गया, क्योंकि ये रहती भी है। तो ठीक है प्रीति, अच्छी बात है।
अरे अभी तुम 12वीं क्लास में हो। 12वीं क्लास में हूं। अब 12वीं क्लास में तुम शब्द शक्ति और ये कहाँ पे हेतु पढ़ोगी तो फिर कहाँ जाओगी? आए चलो ठीक है, तुम बताओ तुमको करना क्या है? ये जितने जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं ना, इन सभी लोगों को बोलो कि तुमसे कुछ सीखें। इन अपने दीदी और भाइयों से बोलो। देखो लिपि, प्रीति, रेनू, तुम जो भी लोग हो, ये रुचि से तुम लोग कुछ सीखो समझो। ये 12वीं में है और अभी से जो है काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण पढ़ रही है। चलो पढ़ो, अच्छी बात है। अब पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। और तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है तो अभी तुमको बोर्ड पे भी अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत समय है इधर। और पढ़ रही हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारी रुचि होगी। चलो ठीक है। चलो कम से कम यूट्यूब पर ऐसे लोग हैं जो अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं और ऐसी चीज़ों को देखने में अपना समय व्यतीत करते हैं। अच्छी बात है। अब हम काव्य प्रयोजन को अच्छी बात है। देखो प्रीति कह रही है अच्छी बात है, और लिपि भी कह रही है कि जी सर सीख रहे हैं। हाँ सीखो सीखो। क्या सीख लिया इससे? ठीक है। बस हम अब बात को यहीं पर रोकते हैं। अब कोई कमेंट नहीं करेगा इस पर। अब कोई कमेंट नहीं करेगा। अब जो आगे पूछा जाएगा उस पर बात करना। देखो काव्य प्रयोजन पर हम पढ़ते हैं कि प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य होता है। ठीक है, हमने पहले भी बात किया है, उद्देश्य होता है। ठीक है, कि वाकई में कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम जो कविता लिखते हैं या फिर कोई भी रचनाकार कविता लिखता है तो उसके लिखने का उद्देश्य क्या होता है। कुछ भी काम आप करते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है ना। आप पढ़ रहे हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन है कि पढ़ने के बाद आप कुछ करोगे। कुछ करने का मतलब यह है कि पैसे कमाओगे, कुछ सीखोगे। यही प्रयोजन है ना, यही उद्देश्य है ना, कि वैसे से चल रहा है, चलने दो, कुछ भी मतलब नहीं है। तो उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, इसको लेकर के अलग अलग अपने अपने समय पर अलग अलग आलोचकों ने, अलग अलग भारतीय काव्यशास्त्रियों ने, पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग बात रखते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग, अभी तुम लोगों में से पूछा जाए कि तुम क्यों पढ़ रही हो, तो कुछ लोग बोलेंगे कि मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं कुछ सीखना चाह रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं। कुछ की अपनी अलग, कुछ कहेंगे कि घर से प्रेशर है इसलिए पढ़ रहा हूं, नहीं तो मैं कब का पढ़ाई छोड़ दिया होता। और वाकई में ऐसी अलग अलग बातें निकल करके लोगों से आएंगी। तो इसी तरह से अलग अलग बातें निकल करके आई हैं काव्य प्रयोजन को लेकर के। ठीक है, कुछ लोग, जैसे मूवी हो गया, कोई फिल्म होता है, कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जिसे देखने के बाद लोग उससे उसका मनोरंजन करते हैं, उससे बस मनोरंजन करके छोड़ देते हैं। कुछ फिल्म से लोग कुछ सीखते हैं। उसमें हर एक मूवी में, हर एक गाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ मैसेज दिया जाता है। अब ये अलग बात है वो मैसेज किस रूप में दिया जा रहा है और वो मैसेज हम किस रूप में अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, ये समझने की बात है। ठीक है, तो उसी तरह से प्रयोजन भी है। निश्चित तौर पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो काव्य रचना के उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए भरत मुनि कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन ये होना चाहिए। वो कहते हैं धर्म, यश, आयु साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश, ये 6 चीजें जो है वो काव्य की प्रयोजन होनी चाहिए, यानी काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। उसमें धर्म, यश हो, आयु साधक हो, ठीक है, हितकर हो यानी पूरे समाज, उसमें समाज के हित की बात हो, इस तरीके का कविता होना चाहिए, काव्य होना चाहिए।
बुद्धिवर्धक हो, बुद्धि को बढ़ाने वाला हो, ठीक है, और लोक उपदेश यानी लोग यानी समाज को कुछ उपदेश यानी मैसेज देने का काम करता हो, ऐसा होना चाहिए। और एक स्थान पर इन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना भी काव्य का एक प्रयोजन माना है, ठीक है। ये भरत मुनि ऐसा कहते हैं। अब इसमें क्या आपको ध्यान में रखता है, इन 6 बातों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि निम्न में से भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन में किसको नहीं रखा या फिर किसको रखा है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो धर्म, यश, आयु साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश, ये 6 बातें हैं। इन 6 पॉइंट को आप ध्यान में रखो। अभी देखिए टाइम का कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास जब भी टाइम होता है मैं उस टाइम क्लास ले लेता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है। और आपको अगर जानना है कि टाइम क्लास कब होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से मिलेगा, किसी और वीडियो में जाओ, उसे देखो, उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लो, ठीक है रीना। भामा ने पुरुषार्थ चातुष्ट को काव्य प्रयोजन माना है। अब पुरुषार्थ चातुष्ट में क्या होता है आप आज ही समझ लीजिए। पुरुषार्थ चातुष्ट में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है, ये 4 चीजों से मिलकर के पुरुषार्थ चातुष्ट बनती हैं। आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो भामा कहते हैं कि पुरुषार्थ चातुष्ट यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान ही काव्य प्रयोजन है, ठीक है। वामन केवल कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। वो कहते हैं कि कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्, ये उनकी उक्ति है, आप इसे ध्यान में रखो। रुद्रट भी कहते हैं कि पुरुषार्थ चातुष्ट अनर्थ का समन यानी अनर्थ चीजें जो होती हैं उसका समन हो, उसका दमन हो, ठीक है, वो अंदर से निकाली जाए, ऐसी कविता होनी चाहिए। आप कोई कविता सुनते हो, कोई ऐसा देशभक्ति गाना सुनते हो, तो निश्चित तौर पर आप सुनने के पहले जो होते हो, ठीक सुनने के बाद अपने आप को ऐसा नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ बदला हुआ पाओगे। आप रश्मिरथी कविता की कोई 2-4 पंक्ति पढ़ो, तो निश्चित तौर पर सुनने के पहले आप जो होगे, सुनने के बाद आप नहीं रह जाओगे। आप में से कुछ लोगों ने गुनाहों का देवता पढ़ा होगा, धर्मवीर भारती का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। आप उस उपन्यास को पढ़ो, उस नॉवेल को पढ़ो, पढ़ने के ठीक पहले आप जो चीज रहोगे, ठीक बाद में आप अपने आप को नहीं पाओगे। तो वही कह रहे हैं कि अनर्थ का दमन, कुछ ना कुछ आपको अपने अंदर बदला हुआ रूप दिखाई देगा, भले ही वो कुछ समय के लिए हो। आप उस बदले हुए रूप को कितने समय तक निरंतरता में ला सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कविता, अच्छी रचना, मैं बार बार कह रहा हूं कि पढ़ने के पहले जो चीज होता है पाठक, श्रोता, देखने वाला, वो तुरंत बाद नहीं होता। आप किसी मूवी से तुलना करो, जरूर आपको थोड़ी देर के लिए वो बेचैनी पैदा करता है। आप जब मूवी देख रहे हो, नायक नायिका को देख रहे हो, वो संकट में होता है, तो ऐसा लगता है आप खुद संकट में हो। निश्चित तौर पर ऐसा आपको लगता होगा, जैसा मैं आपको यहां पर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो वही कह रहे हैं रुद्रट की पुरुषार्थ चातुष्ट तो होना चाहिए, लेकिन अनर्थ का शमन यानी दमन होना चाहिए, वो अंदर से निकलना चाहिए। जो हमारे अंदर दुष्ट भावना है उसका विरेचन होना चाहिए, विपत्ति का निवारण होना चाहिए कविता में, रोग मुक्ति होनी चाहिए। अब रोग तलक ऐसा नहीं है कि आपको बुखार है तो फिर वो ठीक कर देगा। रोग मुक्ति मतलब ये है कि मानसिक रूप से अगर आप रोगी हैं तो आपको इन सारी चीजों की आवश्यकता है। मोटिवेशन की आवश्यकता किन लोगों को पड़ती है? मोटिवेशन भी जो मोटिवेट करता है वो लिख करके मोटिवेशन लाइन लेकर के आता है, मोटिवेटिव पोएट्री लिख करके लेके आता है, वो निश्चित तौर पर उसके अंदर एक काव्य प्रयोजन छुपा हुआ है। जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं वो भी एक पोएट ही है समझो। आज के समय में एक बहुत अच्छी विधा चल रही है स्टैंड अप कॉमेडी की। स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला भी एक कलाकार तो होता है, कलाकार के साथ साथ वो एक पोएट भी है। हालांकि ये बात अगर किसी से कहोगे तो लोग कहेंगे कि कैसी बातें कर रहा है,
लेकिन एक समय के बाद उन्हें समझ में आएगा कि स्टैंड अप कॉमेडियन का कितना बड़ा रोल है आज के समय में। लोगों को नई नई अलग अलग तरीके से उनके अंदर से उनको विरेचन करने का काम करते हैं वो, ठीक है। खैर, इतना समझ में आ गया होगा तुम लोगों की वाकई में उद्देश्य या फिर प्रयोजन होता क्या है, ठीक है। कुंतक कहते हैं कि पुरुषार्थ, चतुष्ट, व्यवहार ज्ञान व परमाह्लाद यानी अंतस चमत्कार, ठीक है। भोजराज कहते हैं कि कीर्ति और प्रीति, बार बार कीर्ति प्रीति की बात निकल करके आई है, अच्छी बात है लिपि, अगर तुमने पढ़ा है रश्मिरथी तो। मम्मट कहते हैं कि काव्यम यशेष अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सदय पर निवर्तये कांता सम्मति उपदेश युजे, ठीक है। इस तरह की बात वो करते हैं। वो कहते हैं यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर यानी रोग नाश होना चाहिए, परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए, और कांता सम्मत यानी स्त्री की तरह कोमल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जाए, बहुत आराम से। आप देखो, मैं अभी कुछ दिन पहले, बहुत पुराना इंटरव्यू है, जाकिर खान के स्टैंड अप कॉमेडी को सुनो। वो पहले लोगों को कहता है कि पहले मैं लोगों को समझता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करने से पहले वो कहते हैं कि मैं लोगों को पहले समझता हूँ कि लोग मेरे से कितना टाइम लगाते हैं जुड़ने में, और ज्यों ही मेरे से जुड़ जाते हैं फिर मैं उनके अंदर जाता हूँ, और फिर लास्ट तक जाते जाते, पहले हंसाते हुए लास्ट तक जाते जाते वो आदमी रुला देता है अपने स्टैंड अप कॉमेडी से। तो कॉमेडी करने वाला भी अगर आपको रुला रहा है तो किस तरीके से विरेचन कर रहा है, उसके काव्य का, उसके कॉमेडी का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसके कॉमेडी का कुछ प्रयोजन नहीं होता तो ऐसे लंबे लंबे टिकट नहीं बिकते, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ी से नहीं घूमते कॉमेडियन। तो निश्चित तौर पर उनसे लोग जुड़ रहे हैं, विरेचन हो रहा है लोगों का, सीख रहे हैं लोग, समझ रहे हैं, और आवश्यकता होती है ऐसी चीजों की समय समय पर लोगों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ रहे अब भारतीय काव्य शास्त्री जो थे। अब हम हिंदी के कवि विद्वान जो हुए उनके अनुसार काव्य प्रयोजन क्या रहा है, क्या है, वो किस तरीके से अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं, हम उसे बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में कहाँ आया? बहुत सारे लोग तो भाग गए। इतना नहीं बोलना चाहिए क्या? बताओ लिपि, ये ज्यादा बोल दिया क्या हमने? सब भाग जाते हैं बीच में, कभी तुम लोग रहते हो कभी नहीं रहते हो। ठीक बोला है? चलो, लेकिन एक के कहने से कैसे पता चला ठीक बोला है? चलो ठीक है, ठीक ही बोला होगा अगर बोला है तो। इसमें देखो, हिंदी के कवियों में कबीरदास कहते हैं कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। जिसे तुम गीत जान रहे हो यह क्या है? एक ब्रह्म विचार है जो निकल करके आ रहा है, क्योंकि पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। जैसी कहते हैं अमन जानी कवित्यस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मन मह चीन्हा, धन सोई जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। इस तरह से जैसी कहते हुए दिखाई देते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कर हित होई। यानी वह कहते हैं कि स्वांतः सुखाय भी माना जाता है किंतु सबका हित करने वाला, ठीक है। कुलपति मिश्र कहते हैं कि जस संपत्ति आनंदति, दुरितन डारे खोई, होत कबित ते चतुरई, जगत राम बस होई, ठीक है। देव कहते हैं कि रहत घर न वर धाम धन, तरवर तरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप, ठीक है। भिखारी दास कहते हैं कि एक लह तप पुंजह के फल, ज्यों तुलसी यरु सूर गोसाई, एक लह बहु संपत्ति केशव, भूषण ज्यों बरबीर बड़ाई, एकन को जसहीं सो प्रयोजन है, रस खानी रहीम की नाई।
दास कवितन की चर्चा, बुधिबत्तन को सुख दै सब ठाई, इस तरीके की बात भिखारी दास काव्य प्रयोजन को लेकर के कहते हैं। तो आप बस इतना समझिए कि वो किस तरीके की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। इसके अर्थों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता अभी नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति ही काव्य प्रयोजन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं कि आनंदा अनुभूति, जिसमें आनंद की अनुभूति। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ऐसी बात मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन ही कविता को देखने को मिलेगा। और ये प्रचलित परिभाषा है, एक जनरल परिभाषा भी दी जाती है काव्य प्रयोजन को लेकर के, तो आप इसे ध्यान में रखो और नोट भी कर लो कहीं ना कहीं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य का प्रयोजन होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मानव कल्याण ही काव्य प्रयोजन है, यानी जिसमें मानव कल्याण की बात ना हो ऐसी कविता जो है वो काव्य प्रयोजन उसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, यानी मानव कल्याण की बात करने वाली रचना ही मानव कल्याण ही काव्य का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसी रचना ही होनी चाहिए। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं आनंदानुभूति, यह भी आनंदानुभूति की बात करते हैं जिस तरीके से हम अभी हरिऔध को हमने देखा था। आत्मानुभूति, नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं आत्मा अभिव्यक्ति, यानी जो स्वयं की अभिव्यक्ति होती है, आत्मा अभिव्यक्ति, वही क्या होना चाहिए, कविता में होना चाहिए। तो आज हमने पूरा CUET PG को अगर देखा जाए तो CUET PG के अकॉर्डिंग हमने पूरा भारतीय काव्य शास्त्र आज कवर कर लिया। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को कितना समझ में आया, इसके बाद हम क्या करें। और बाकी अभी हम UGC नेट को ध्यान में रखते हुए अभी पूरे भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे, क्योंकि CUET PG के बच्चों का एग्ज़ाम है अभी अगले महीने। तो ये था कि इन लोगों के जो चार टॉपिक लगे हुए हैं, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, इसे पहले पढ़ा दिया जाए और जल्दी ख़त्म किया जाए। तो इसलिए हमने इन 4 टॉपिक को बहुत समय से और अच्छी तरीके से हमने कवर करवा दिया, एक एक पॉइंट को हमने देख लिया और यहीं से आपके सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार बताओ, यहाँ सबको समझ में आ गया पूरा भारतीय काव्य शास्त्र, जो भी CUET PG के बच्चे हैं, या फिर जो अन्य लोग हैं वो भी बता सकते हैं कि यहाँ तक समझ में आया कुछ हो, या फिर सब भाग ही गए। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। लास्ट में जिसको भी कुछ पूछना है, वो कुछ कहना चाहता है, वो पूछ सकता है। टेस्ट तुम लोगों के कैसे जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बस ऐसे ही बस सब खाली हो रहा है। तुम लोगों का आज या कल में फिर एक फुल टेस्ट होने वाला है, एक फुल टेस्ट मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, चल रहा है, अच्छी बात है। अभी CUET PG को लेकर के कुछ NTA वालों ने नोटिस भी जारी किया है, एक बार उसे भी मैं देख लेता हूँ, फिर यही तुम लोगों को बता देता हूँ। तुम लोगों ने देख भी लिया होगा। CUET PG के डेट आ गए और मैं बता दूँ, हिंदी वाले बच्चों का एग्ज़ाम कब है, देखा तुम लोगों ने कि अभी नहीं देखा? हिंदी वाले बच्चों का एग्ज़ाम 16 मार्च को है। ठीक है, 16 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम है। 16 मार्च को CUET PG हिंदी का एग्ज़ाम है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आपको इसी तरह से अपनी रणनीति बनानी है। अब आपके पास केवल 17 दिन बचे हुए हैं। 16 का दिन आप काउंट मत कीजिएगा, 26 तारीख का दिन काउंट मत कीजिए। 17 से 18-19 दिन तक दिन का समय आपके पास बचा है। इस बीच आप मिलेंगे, अगले किसी यूनिट पर बात करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है, कुछ और भी कहना है, कुछ आपके अंदर कुछ
क्लैरिटी नहीं है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम अपना क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सभी को, धन्यवाद।